हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। आज शुरू कर रहे हैं अपन एक नया टॉपिक, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। और इस टॉपिक को अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में समझेंगे अपन टर्मिनोलॉजी को या शब्दावली को। दूसरे पार्ट में समझेंगे अपन मेंडल के नियमों को। तीसरे और चौथे पार्ट में समझेंगे अपन कोडोमिनेंस को, पार्शियल डोमिनेंस को और जीन इंटरेक्शन को। जीन की विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलील इत्यादि। पहले पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले पार्ट को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे का दारोमदार सारा इस पार्ट पर निर्भर करता है। यदि हमने टर्मिनोलॉजी ठीक से समझ ली तो आगे वाले वीडियो समझने में बहुत आसानी रहेगी, आगे वाले चैप्टर को समझने में बहुत आसानी रहेगी। और ये बात विशेष रूप से उन पर लागू होती है जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के विद्यार्थी नहीं हैं। तो इसको ठीक से समझें, ठीक से देखें इसको। यदि एक बार में समझ में नहीं आती है बात तो 2 बार में देखें इसको। अब टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात है, आपको याद दिला दूं मैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पर टर्मिनोलॉजी को। और जो सीक्वेंस डिसाइड की है वो इस प्रकार से डिसाइड की है कि जो अपन टर्म पहले एक बार समझ लेंगे, उसकी सहायता से अपन दूसरी, तीसरी, चौथी ये टर्म्स भी समझें। तो पहला है लक्षण या विशेषक, ट्रेट। मेंडल ने ट्रेट शब्द काम में लिया, हम उनकी हिंदी समझते हैं वो लक्षण और विशेषक के रूप में। ट्रेट को समझते हैं अपन उदाहरण से, और उदाहरण अपन वही काम में लेंगे जो मेंडल ने अपने प्रयोग में काम में लिए थे। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए, जानते हैं अपन, और इन 7 लक्षणों को उसने सिलेक्ट किया था। और ये ट्रेट्स हैं उनके कि वो किस तरह का है। जैसे पौधे की हाइट, पौधा कितना लंबा है, उसमें वो लंबा है या बौना है, तो एक जोड़ी हो गया ट्रेट का ये। दूसरा है बीज की आकृति, बीज गोल है या झुर्रीदार है, वो राउंड है या रिंकल्ड है। तीसरा है फूल की स्थिति, फूल ऐसे पार्श्व में निकलता है या ऊपर निकलता है, टर्मिनल निकलता है, एक्सियल या टर्मिनल। नेक्स्ट है फिर फली की आकृति, फली फूली हुई है, इन्फ्लेटेड, या सिकुड़ी हुई है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट है फिर फली का रंग, फली हरे रंग की है या पीले रंग की है, ग्रीन और येलो। नेक्स्ट है फिर फूल का रंग, 2 तरह के फूल हैं, वायलेट है, बैंगनी है और वाइट है। फिर बीज का रंग, बीज के ऊपर एक कवर है, सीड कोट होता है, उसके कारण उसका रंग होता है, तो येलो है या ग्रीन है। ये 7 जोड़ी कैरेक्टर्स हैं जो ट्रेट कहलाते हैं। और इनको काम में लेकर मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला था कि ये तो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। ये प्रयोग के बाद में पता लगा उसको। इस टेबल को भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये प्रश्न भी पूछे हुए हैं कि कौन सा लक्षण मेंडल ने अपने प्रयोग में शामिल किया था या कौन सा लक्षण मेंडल ने अपने प्रयोग में शामिल नहीं किया था। फिर दूसरा जो टर्म है वो कारक, जिसको आज की डेट में अपन जीन कहते हैं, और उसको फैक्टर कहा मेंडल ने। तो मेंडल ने कहा कि हर एक ट्रेट के लिए, हर एक गुण के लिए, हर एक लक्षण के लिए, हर एक विशेषक के लिए कारकों की एक जोड़ी है। उसने कहा ये कारक है। जैसे लंबाई का गुण है तो अपन इसको ऐसे चिन्हित करें, उनका 2 कारक हैं ये। हर जीव में, चाहे वो पौधा है चाहे वो प्राणी है, किसी गुण के लिए कारकों की, फैक्टर्स की एक जोड़ी है। और उनमें एक फैक्टर तो माता से आता है, एक फैक्टर पिता से आता है। जैसे ये माता से आता है और ये पिता से आता है। और जब युग्मक बनते हैं उस समय ये फैक्टर अलग अलग हो जाते हैं और एक गेमेट में एक ही फैक्टर होता है। एक गेमेट में एक ही फैक्टर होता है। आज की डेट में फैक्टर को अपन जीन कहते हैं। जीन किनको कहते हैं? DNA का वह खंड जिसके द्वारा एक मैसेंजर आरएनए बनता है, उस मैसेंजर आरएनए के द्वारा प्रोटीन बनती है और उस प्रोटीन के द्वारा गुण उत्पन्न होते हैं। ये जीन है। मेंडल को DNA की और जीन की कोई जानकारी नहीं थी। उस समय वैज्ञानिकों को ये बात पता ही नहीं थी, क्योंकि ये तो बाद की खोज है। लेकिन मेंडल ने
अपने प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकाले वो इतने सटीक थे कि आज भी लागू हैं, वो यूनिवर्सल हैं। आज भी अपन जानते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर होता है और इन पर जीन होते हैं, और एक तरह के 2 क्रोमोसोम होते हैं, यानी एक तरह के 2 जीन होते हैं, एक उनके लिए 2 जीन होते हैं, ये अपन जानते हैं। और मियोसिस के अंदर वो अलग होते हैं, ये भी जानते हैं अपन। और फर्टिलाइजेशन होता है तो वापस गैमेट्स मिलते हैं, तो फिर 2 फैक्टर 2 जीन एक साथ आ जाते हैं। तो मेंडल ने अपनी कैलकुलेशन से जो बात सिद्ध की, जो थ्योरी दी, वो आज भी लागू है। उसकी शार्पनेस गजब की थी। बिना देखे चीज़ों को केवल कैलकुलेशन से, प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला उसने, जो आज भी उतना ही सही है। किनकी बात कर रहे हैं अपन? फैक्टर्स की। अब अपन समझते हैं शुद्ध या प्योर, और इसी को कहते हैं अपन होमोजाइगस या समयुग्मजी। तो पहले इसको समझते हैं, इसके बाद में इसको समझेंगे अपन। और मेंडल ने दी थी ये टर्म, तो उसके प्रयोग से ही समझते हैं अपन। एक प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ, इनके बीच में क्रॉस करवाए अपन। तो कैसे पता लगा कि ये प्योर है? कैसे पता लगा कि ये भी प्योर है? तो प्योरिटी की पहचान क्या है कि इस पौधे को अपन स्वयं परागित होने दें, सेल्फ पोलिनेट होने दें, तो संतान उत्पन्न होगी, उसको उगाएं अपन, फिर देखें कि वो संतान लंबी है या बोनी है। वो लंबी निकलती है, इसके बाद में दूसरी जनरेशन में स्वयं परागित करवाएं इसको अपन, फिर तीसरे में करवाएं, फिर चौथी में करवाएं। लगातार एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, लगातार अनेक पीढ़ी के बाद में भी ये पौधे सारे के सारे लंबे ही होंगे। इसका मतलब ये प्योर है। यदि इनमें इस सीरीज में कहीं बोने पौधे भी आ जाएं, इसका मतलब वो प्योर नहीं था। इसी तरह से इसका अनेक पीढ़ी के बाद में भी यदि सेल्फ पोलिनेशन करवाते चले जाएं और पौधे बोने ही रहते हैं, इसका मतलब ये स्टॉक भी प्योर ड्वार्फ का है, प्योर ड्वार्फ। ठीक है। अब मेंडल ने कहा था कि ये एक जैसे करैक्टर है, एक ट्रेट है, और इसके लिए कारकों की एक जोड़ी है, एक जोड़ी कारक है, और दोनों समान तरह के हैं, इसलिए ये होमोजाइगस है, समयुग्मजी है। इनमें से एक गैमेट से आता है, दूसरा गैमेट से आता है, एक गैमेट फादर से आता है, एक गैमेट मदर से आता है। समान तरह के गैमेट से बनता है ये, और इससे जो गैमेट बनेंगे वो भी समान तरह के बनेंगे। ये जो पृथक होंगे गैमेट बनेंगे वो भी समान तरह के बनेंगे। इसी तरह से यहां भी ये एक गैमेट से आता है, ये दूसरे गैमेट से आता है, और यहां इससे जो गैमेट बनेंगे वो भी एक ही तरह के बनेंगे, ये समान तरह के गैमेट बनेंगे। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। दूसरी किसी प्रकार का कोई कारक नहीं है। ये दोनों कारक समान है, ये दोनों कारक भी समान है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। लेकिन इनसे जो गैमेट बने और इनका निषेचन हुआ, अब की बार ये जो क्रॉस करवाई, ये निषेचन हुआ, तो ये दोनों कारक ऐसे हो गए, और ये पौधा भी लंबा होगा, लेकिन इसके दोनों कारक अलग हैं, इसलिए ये अशुद्ध कहलाएगा, इम्प्योर कहलाएगा। और ये बना है 2 अलग अलग तरह के गैमेट से, और इसके जो गैमेट बनेंगे वो भी 2 तरह के बनेंगे। ये विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस, ये प्योर नहीं है। इसके अंदर ये बोनेपन का गुण छुपा हुआ है, जो कहीं न कहीं प्रकट होगा, इसलिए ये अशुद्ध है। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। ये शुद्ध और अशुद्ध की परिभाषा है। अब अपन समझते हैं युग्म विकल्पी या अलील या अलीलोमॉर्फ। अपन ने ट्रेट की बात की, तो ये ट्रेट्स हैं। जैसे पौधे की लंबाई, 2 रूप हैं। पौधा कैसा है, वो लंबाई में किस प्रकार का है कि वो लंबा है अथवा वो बोना है। बीज की आकृति कैसी है, वो गोल है या झुर्रीदार है। फली का रंग कैसा है, वो हरा है या पीला है, यानी विकल्प है। तो ये एक पेयर है कैरेक्टर्स का, इसके बीच में विकल्प है। ये एक पेयर है कैरेक्टर्स का, इसके बीच में विकल्प है। ये एक पेयर है कैरेक्टर्स का, इसके बीच में विकल्प है। उन्होंने कहा कि हर एक ट्रेट के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए विकल्प है, और इस विकल्प को अपन युग्म विकल्पी कहते हैं। ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज नोन एज अलील।
एक जोड़ी, गुणों की एक जोड़ी जिसमें विकल्प है आपस में कि इस प्रकार का हो सकता है अथवा उस प्रकार का हो सकता है, उसको अपन अलील कहते हैं। क्योंकि आकृतियां डिफरेंट हैं इसलिए इसी को अपन अलीलोमॉर्फ भी कहते हैं। युग्म विकल्पी अथवा अलील अथवा अलीलोमॉर्फ। अब अपन समझते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव को। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, रिसेसिव का मतलब अप्रभावी। तो मेंडल के प्रयोग से ही समझते हैं अपन इसको। एक शुद्ध लंबा पौधा, इसको क्रॉस करवाएं अपन शुद्ध बौने पौधे से, तो जो पीढ़ी तैयार होगी उसको अपन F1 पीढ़ी कहेंगे। और F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे होते हैं। तो फिर विचार ये आया कि ये गुण कहाँ गया, बौनेपन का गुण कहाँ गया, क्या नष्ट हो गया? तो नष्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि इनसे जो पीढ़ी तैयार हुई वो F2 पीढ़ी कहलाती है। स्वयं परागण से जो पीढ़ी तैयार हुई वो F2 पीढ़ी कहलाती है। F2 पीढ़ी में फिर ये बौनेपन का गुण दिख तो गया। इसका मतलब यहाँ ये नष्ट नहीं हुआ था, यहाँ ये प्रकट नहीं हो सका, छुपा दिया गया। किसके द्वारा? इस कैरेक्टर के द्वारा। अब इस परिणाम से अपन डिफाइन करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव को। तो दो शुद्ध नस्लों के पौधों को, और पौधों की जगह अपन कोई प्राणी भी मान सकते हैं, उनको जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक कैरेक्टर ही दिखता है, दूसरा कैरेक्टर प्रकट नहीं हो पाता है। जो प्रकट होता है उसको तो डोमिनेंट कहते हैं, और जो प्रकट नहीं हो पाता है, डोमिनेंट के द्वारा दबा दिया जाता है, उसको रिसेसिव कहते हैं। ये डोमिनेंट और रिसेसिव। अब यहाँ पर एक बात और अपन सीख सकते हैं कि जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, जो दिखता है F1 पीढ़ी में, उसका नाम उस गुण का जिस लेटर से शुरू होता है, जैसे टाल प्लांट है, ये प्रकट हो रहा है यहाँ पर, तो इस कारक को अपन टी नाम देंगे और कैपिटल टी, यानी ये दोनों कारक शुद्ध है इसलिए दोनों कारक एक तरह के हैं। ये तो कैपिटल टी है इसमें, और ये गुण यहाँ पर दबा दिया गया, इसलिए इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे। कैपिटल लेटर से उस कैरेक्टर को लिखते हैं जो F1 पीढ़ी में दिखता है, और जो नहीं दिखता अपन स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो यहाँ पर एक तरह के गेमिट और ये भी एक तरह के गेमिट, और यहाँ पर गेमिट बने, यहाँ पर जो पौधा होगा उसके अंदर कारक होंगे, इस तरह के। इसको अपन ने अशुद्ध कहा है अभी पिछली टर्म को समझते समय। तो दो शुद्ध नस्लों को जब क्रॉस करवाते हैं तो ये अशुद्ध पैदा होगा, ये अलग अलग कारकों वाला पैदा होगा। और यहाँ जो कैरेक्टर प्रकट होता है वो तो डोमिनेंट है, जो प्रकट नहीं हो पाता है वो रिसेसिव है। और ये रिसेसिव समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अगली पीढ़ी में फिर दिख जाता है ये डोमिनेंट और रिसेसिव। अब अपन समझते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। कोई दिखता कैसा है ये उसका फिनोटाइप है, उसका बाहर से आकार प्रकार कैसा है, रंग कैसा है, ये उसका फिनोटाइप है। जैसे अपन मटर के पौधे से ही समझें तो पौधा टाल प्लांट है ये, तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया? टाल है, ये लंबा दिखता है ये। और दूसरा ड्वार्फ प्लांट है, ये इसका फिनोटाइप है। इसका फिनोटाइप डिफरेंट है, इसका फिनोटाइप डिफरेंट है, दोनों अलग अलग दिखते हैं। अपन दूसरे एग्जांपल से बात करें कि बीज की शेप कैसी है, वो गोल है या धुरीदार है, राउंड है या रिंकल्ड है, तो अलग अलग दिखते हैं वो, ये इनके फिनोटाइप कहलाते हैं। दोनों इसके फिनोटाइप हैं, आकृति गोल या धुरीदार। इसी तरह से फली का रंग वो हरा है या पीला है, ये फिनोटाइप है, फिनोटाइप सही है। दिखता कैसा है, कोई कैरेक्टर दिखता कैसा है, ये उसका फिनोटाइप है। लेकिन इस दिखने के पीछे जीन कैसे हैं, ये उसका जीनोटाइप कहलाता है। जैसे ये लंबा पौधा है, इस लंबे पौधे में एक तो संभावना ये है, एक संभावना ये है। फिनोटाइप तो इन दोनों का फिनोटाइप तो एक ही है, लेकिन दोनों के जीनोटाइप डिफरेंट हैं। यहाँ ये प्योर है, ये इम्प्योर है, ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है। तो जीन की क्या स्थिति है, फैक्टर्स की क्या स्थिति है, ये जीनोटाइप कहलाता है। और इन फैक्टर्स ने जो आकार प्रकार बनाया, जो दिखता है हमारे को, वो फिनोटाइप कहलाता है। अब अपन इसके जीनोटाइप की बात करें तो एक चीज जो हमें याद रखनी है, यहीं से
जो जेनेटिक्स के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आधार है, जो थंब रूल है, वो क्या कि रिसेसिव इज ऑलवेज प्योर। ये जो फिनोटाइप है इसका जीनोटाइप हमेशा यही होता है। हमें किस फिनोटाइप का जीनोटाइप पता होता है, हमें रिसेसिव फिनोटाइप का जीनोटाइप पता होता है। जैसे अपन ने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की बात की, तो ये राउंड सीड और रिंकल्ड सीड, यहां पर ये राउंड बनते हैं। इसको अपन यहां आर आर लिखेंगे, ये प्योर है और ये भी प्योर है, और इसको अपन स्मॉल आर लिखेंगे। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये जो फिनोटाइप है, झुर्रीदार बीज वाला जो फिनोटाइप है, इसका जीनोटाइप हमेशा यही होगा। अब अपन समझते हैं संकरण को, इसको क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं अपन कि अपन गायों के बीच में संकरण करवा रहे हैं। मान लो एक जनक तो जर्सी नस्ल का है, ये तो पिता है, और ये होल्स्टीन ये माता है। अपन उल्टा ही मान सकते हैं, लेकिन एक नस्ल का है, दूसरा दूसरी नस्ल का है, तो इनकी जो संतान होगी वो हाइब्रिड जनरेशन होगी, वो संकर संतान होगी। और ये जो क्रिया करवाई वो क्रॉसिंग ओवर या संकरण कहलाती है। अपन दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लो अपन यहाँ पर एक जनक लेते हैं, वो राठी नस्ल का है, और एक जनक गिर नस्ल का है। ये माता हो सकती है, ये पिता हो सकता है, ये पिता हो सकता है, ये माता हो सकती है, लेकिन ये जो क्रिया है ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, और जो संतान होगी वो संकर संतान होगी। कुछ गुण इस नस्ल के होंगे, कुछ गुण इस नस्ल के होंगे, संकरण और संकर संतानें। अब अपन समझते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, व्युत्क्रम क्रॉस। तो सबसे पहले तो अपन ये समझ लें कि ये जो निशान है, ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, वो मेल के लिए काम आता है, ये जो चिन्ह है वो फीमेल के लिए काम आता है। मेंडल के प्रयोग के उदाहरण से अपन इसको समझते हैं कि जैसे मटर का पौधा है, ये प्योर टाल और ये प्योर ड्वार्फ, और इनके बीच में संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, ये जो संतान होगी वो F1 पीढ़ी कहलाएगी। ये सारी की सारी लंबी है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जनक पिता है या माता है, ये जनक पिता है या माता है, तो उसको अपन चिन्हित करना पड़ेगा। तो मान लो पहली क्रॉस अपन ने जो करवाई, इसमें इसका मेल गेमिट काम में लिया, तो डेफिनेटली हमें इसका फीमेल गेमिट काम में लेना पड़ेगा, और ये हमारे को F1 पीढ़ी मिल गई। अब अपन जनक बदल कर देखें, यहां पर अब की बार इसका फीमेल गेमिट काम में ले, प्योर टाल का फीमेल गेमिट काम में लिया, और इस प्योर ड्वार्फ का अब की बार मेल गेमिट काम में लिया। अपन ने जनक बदल दिए, पहले जो पिता था अब की बार वो माता है, और जो पहले माता थी अब की बार वो पिता है। पहले ये पिता ये माता, अब की बार ये माता ये पिता। ये जो पीढ़ी तैयार होगी वो भी F1 ही कहलाएगी, ये भी टाल है। ये दोनों क्रॉस एक दूसरे की रेसिप्रोकल कहलाती हैं, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। ये अपन ने गेमिट्स जो काम में ले रहे थे, मेल और फीमेल गेमिट काम में ले रहे थे, उनको जस्ट बदल दिया। एक बार डोमिनेंट करैक्टर का मेल गेमिट लिया, दूसरी बार रिसेसिव करैक्टर का मेल गेमिट काम में लिया। ये संकरण रेसिप्रोकल क्रॉस। अब अपन तीन टर्म्स को समझते हैं, जनक पीढ़ी पेरेंटल जनरेशन, F1 पीढ़ी F1 जनरेशन जिसको प्रथम संकरित पीढ़ी या फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कहते हैं, और तीसरी टर्म है F2 पीढ़ी या F2 जनरेशन, इसको अपन द्वितीय संकरित पीढ़ी या सेकंड फीलियल जनरेशन भी कहते हैं। कई बार काम में ले चुके हैं इन शब्दों को अपन, एक बार फिर से अपन टर्म्स के रूप में समझेंगे, फिर डिफाइन करेंगे अपन, और मेंडल के प्रयोग से ही समझते हैं अपन इसको। ये एक क्रॉस है प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ के बीच में। रेसिप्रोकल के निशान भी लगा दिए हैं, किसी को फीमेल मान लें, किसी को मेल मान लें। ये F1 पीढ़ी तैयार होगी, इनकी संतान ये जनक है, इन जनकों के बीच में क्रॉस करवाया तो संतान जो उत्पन्न हो रही है वो F1 पीढ़ी है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन है। ये प्योर है तो इस प्रकार के गेमिट, ये भी प्योर है इस प्रकार के गेमिट, यानी एक प्रकार के गेमिट यहाँ बनेंगे, एक प्रकार के गेमिट यहाँ बनेंगे, और ये संतान का
जीनोटाइप है ये संतान का फिनोटाइप है, संतान का जीनोटाइप है। अब अपन ने स्वयं करवाए इन पौधों की, क्रॉस नहीं करवाए, स्वयं परागित होने दें, तो अब की बार जो संतान तैयार होगी उसमें दोनों प्रकार के कैरेक्टर दिखेंगे, दोनों प्रकार के फिनोटाइप दिखेंगे, लंबा और बोना दोनों प्रकार के फिनोटाइप दिखेंगे। ये जो जनरेशन होगी वो F2PD कहलाती है। ये वाली जनरेशन इनकी ग्रैंड जनरेशन है, ये इनकी संतान और ये इनकी संतान। तो F1PD की संतान वो F2PD कहलाती है, जनक F1PD और F2PD। अब अपन समझते हैं एकल संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और ये टर्म भी मेंडल ने दी थी। तो समझते हैं पहले अपन इसको। यदि हम एक बार में किसी एक करैक्टर की आनुवंशिकी को, उसके इनहेरिटेंस को समझते हैं, देखते हैं या अध्ययन करते हैं, तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाती है। एक बार में कंसिडर किया है हमने केवल एक करैक्टर। जैसे मेंडल के प्रयोग से अपन समझते हैं इसको, एक क्रॉस इस प्रकार की करवाई जाए जिसमें प्योर टाल को प्योर ड्वार्फ से क्रॉस करवाया, और ये रेसिप्रोकल के निशान भी बना दिए अपन ने, तीनों में बना दिए हैं। अब पहला प्रयोग किया अपन ने, एक अकेला प्रयोग किया अपन ने पहला, और इसमें प्योर टाल को प्योर ड्वार्फ से क्रॉस करवाया। तो ये जो क्रॉस है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगी। यहाँ पर हमने केवल एक करैक्टर में भिन्न है उन पौधों का चयन किया, यानी बाकी सारे करैक्टर में ये पौधे समान हैं। या अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ जो पौधे हमने सेलेक्ट किए हैं उनका केवल एक करैक्टर ही हमने देखा, बाकी पर ध्यान ही नहीं दिया हमने। यानी ये लंबा पौधा, इसके बीज कैसे हैं, इसकी फलियां कैसी हैं, इसके फ्लावर्स कहाँ हैं, हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमारा फोकस क्या था कि ये शुद्ध लंबा पौधा है और ये शुद्ध बोना पौधा है, इनके फ्लावर्स कहाँ पर हैं, इनके बीज कैसे हैं, इनकी फलियां कैसी हैं, कोई मतलब नहीं है। हमारा ध्यान केवल एक करैक्टर की आनुवंशिकी पर है, तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। ये दूसरा उदाहरण है प्योर राउंड और प्योर रिंकल्ड। ये तीसरा उदाहरण है प्योर ग्रीन और प्योर येलो पॉट्स का। ये तीसरा उदाहरण है। हमने एक बार में केवल एक करैक्टर को देखा, दूसरे किसी करैक्टर पर या तो ध्यान नहीं दिया या ये समान थे, दोनों हो सकते हैं। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब अपन समझते हैं द्विसंकरण या डाइहाइब्रिड, त्रिसंकरण या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अपन ने एक करैक्टर की इनहेरिटेंस को एक बार में देखा था, करैक्टर चाहे कोई सा भी हो। यहाँ पर अब अपन यदि दो करैक्टर्स की इनहेरिटेंस को एक साथ देखें, कोई से दो करैक्टर, उनको एक साथ यदि अपन स्टडी करें तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगी। जैसे यदि अपन एक क्रॉस बनाए जिसमें प्योर टाल और प्योर राउंड सीड्स, यानी शुद्ध लंबे पौधे, गोल बीज वाले पौधे, इनकी क्रॉस करवाई अपन ने शुद्ध बोने और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से क्रॉस करवाया, संकरित करवाया। तो हमने क्या देखा, हमने इन दो करैक्टर्स के इनहेरिटेंस को एक साथ देखा कि इनकी संतान के अंदर जो पौधे तैयार होंगे, F1PD में जो पौधे तैयार होंगे उनमें लंबे पौधे, यहाँ तो सारे लंबे पौधे गोल बीज वाले थे, तो इनकी संतान में क्या लंबे पौधे झुर्रीदार बीज वाले भी होंगे, और इसी तरह से जो बोने पौधे हैं वो गोल बीज वाले भी होंगे क्या, ये हमने देखा। तो ये जो स्टडी है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाती है। कोई से दो करैक्टर, यहाँ जैसे अपन ने ये पेड़ लिया है, कोई से दो करैक्टर ले लें अपन एक साथ, उनकी स्टडी करें, उनके इनहेरिटेंस की स्टडी करें, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगी। और इसी तरह से यदि अपन तीन की एक साथ स्टडी करें तो ये ट्राई हाइब्रिड कहलाएगी। जैसे यहाँ पर प्योर टाल है, राउंड सीड्स हैं और हरी फलियाँ हैं, इनकी क्रॉस करवाई अपन ने, बोने पौधे, झुर्रीदार बीज और पीली फलियाँ, इनसे क्रॉस करवाई अपन ने। तो हमने इनहेरिटेंस देखा तीन करैक्टर्स का एक साथ। यदि तीन करैक्टर्स की स्टडी एक साथ की जाती है कि उनमें आपस में क्या रिलेशन है, तो ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगी। तीन का एक साथ अध्ययन ट्राई हाइब्रिड। अब अपन समझते हैं प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस। फिर मेंडल के ही प्रयोग से समझते हैं अपन इसको। एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, प्योर टाल को प्योर ड्वार्फ से क्रॉस करवाया है, और ये रेसिप्रोकल के निशान भी हैं। अपन जानते हैं कि प्योर का मतलब यहाँ पर ये जीन्स की स्थिति है, फैक्टर्स की स्थिति है, ये यहाँ फैक्टर्स की स्थिति है, क्योंकि अब तक अपन समझ चुके हैं इन सब बातों को। यहाँ ये गैमेट्स बन रहे हैं,
एक प्रकार की यहाँ पर, एक ही प्रकार की यहाँ पर, और ये F1 तैयार हो रही है। F1 में भी सारे लंबे पौधे हैं, अशुद्ध हैं, लेकिन वो ये F1PD है। ये एक सामान्य क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब इससे आगे समझते हैं अपन, यदि इस F1 का संकरण अपन इस तरह के जनक से करवाएं, यदि अपन F1PD का संकरण डोमिनेंट कैरेक्टर वाले जनक से करवाएं, अथवा अपन इसका रिसेसिव कैरेक्टर वाले जनक से करवाएं, किसी से भी करवाएं अपन, तो ये बैक क्रॉस कहलाती है। यानी F1PD का संकरण यदि अपन किसी भी एक जनक के साथ करवाएं, इसको चाहे मेल मान ले चाहे फीमेल मान ले, इसको मेल मान ले फीमेल मान ले, मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं है। इस तरह के पौधे का संकरण यदि अपन किसी भी जनक से करवाएं तो ये बैक क्रॉस कहलाती है, बैक क्रॉस। नेक्स्ट टर्म है परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ मिसकंसेप्ट विद्यार्थियों के दिमाग में रहते हैं। कोई विद्यार्थी होशियार है या पढ़ने में ढीला ढाला है, कैसे पता करें अपन? टेस्ट करें। तो ये टेस्ट करने के लिए की गई क्रॉस है। क्या टेस्ट करें अपन? फिनोटाइप को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिखता है। जीनोटाइप को टेस्ट करने की जरूरत है, और ये हमें पता है, एक थंब रूल के रूप में पता है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो हमेशा शुद्ध होता है, उसको जीनोटाइप पता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कोई हमारे से ये कहे कि ये बोना पौधा है और ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, परीक्षण करके बताओ, तो अपन क्या कहेंगे? परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो शुद्ध ही है, क्योंकि एक थंब रूल है, रिसेसिव इज ऑलवेज प्योर। और इसी रूल के आधार पर जेनेटिक्स के सारे सवाल हल किए जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है। तो क्या बचा? डोमिनेंट फिनोटाइप का कोई सदस्य है, जैसे कोई लंबा पौधा है, ये टाल प्लांट है, और कोई ये कहता है हमारे को, हम प्रयोगशाला चलाते हैं और कोई पौधा लेके आता है, कोई किसान पौधा लेके आता है कि मेरे पास में ये स्टॉक है, ये प्योर का है कि इम्प्योर का है, ये बताओ मेरे को आप। तो अपन क्या करेंगे? अपन इसकी क्रॉस करेंगे किसके साथ में? जिसका जीनोटाइप अपन जानते हैं। तो जीनोटाइप किसका जानते हैं अपन? अपन ड्वार्फ का जानते हैं, ये हमेशा ये प्योर है, इसके जीनोटाइप ये है। तो इस क्रॉस से जो संतान उत्पन्न होगी उसके अनुपात से अपन ये निर्धारित करेंगे कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि ये शुद्ध हुआ तो यहाँ पर सारे के सारे लंबे पौधे प्राप्त होंगे, और ये अशुद्ध होगा, यदि ये अशुद्ध है तो यहाँ पर आधे लंबे और आधे बौने पौधे प्राप्त होंगे। तो इस परीक्षण से अपन बताएंगे, इस क्रॉस से अपन बताएंगे कि ये जो स्टॉक हमारे को दिया गया है वो शुद्ध का है अथवा अशुद्ध का है। तो किसको कहेंगे? क्या डेफिनेशन है? क्रॉस मेड टू टेस्ट द जीनोटाइप। किसी का जीनोटाइप ज्ञात करने हेतु की गई क्रॉस को अपन टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और विद्यार्थी अक्सर जवाब देते हैं कि F1 का रिसेसिव जनक के साथ में क्रॉस करवाना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। वो बिल्कुल गलत है, टोटली रॉन्ग। टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस मेड टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट मटेरियल। जिसका परीक्षण करना है उसका जीनोटाइप क्या है, इस हेतु जो क्रॉस करवाई गई है वो टेस्ट क्रॉस कहलाती है। किससे करवाते हैं अपन? रिसेसिव से करवाते हैं, ये टेस्ट क्रॉस। अब अपन समझते हैं जीनोम को, और जीनोम से तात्पर्य है गुणसूत्रों का एक हैप्लॉइड सेट। अपन ये जानते हैं कि गैमेट्स में गुणसूत्रों का एक एक हैप्लॉइड सेट होता है, और ये जीनोम कहलाता है। दूसरी तरह समझें इसको, जैसे हमारे में 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स की, हर पेयर में से एक क्रोमोसोम ले लें तो एक जीनोम बन जाएगा। अपन मटर के पौधे की बात करें तो 7 पेयर हैं क्रोमोसोम की, हर पेयर में से एक एक क्रोमोसोम ले लें, या इसके एक मेल गैमेट में या इसके एक फीमेल गैमेट में जो 7 क्रोमोसोम है वो एक जीनोम कहलाता है। अपन ड्रोसोफिला की बात करें तो 4 पेयर हैं क्रोमोसोम के, तो इनमें से 4 क्रोमोसोम ले लें, वो ड्रोसोफिला का जीनोम कहलाएगा। ये जीनोम है। फिर बात करते हैं अपन जीन पूल की। जैसे कोई एक प्लांट स्पीसीज है या कोई एनिमल स्पीसीज है, कोई सी किसी को मान लें अपन, जैसे कोई एनिमल स्पीसीज है
जैसे कोई फ्रॉक्स की स्पीसीज है, फ्रॉक्स की जाति है कोई, और फ्रॉक्स की जाति किसी तालाब में रहती है, तो सारे फ्रॉक्स में सारे जीन मिलाकर जीन पूल बनाते हैं। इसी तरह से मान लो वहाँ पर मछलियाँ भी हैं, तो किसी मछली की जाति, खास मछलियाँ तो कई तरह की हैं, एक स्पीसीज मछलियों की, उस एक जाति के जितने सदस्य हैं उन सबके जीन मिलाकर वो मछलियों का जीन पूल बनाते हैं। इसी तरह से कोई एक भी जाति, चाहे वो पक्षियों की हो, चाहे वो थल की हो, चाहे वो जल की हो, चाहे वो पौधों की हो, चाहे वो प्राणियों की हो, एक जाति के पॉपुलेशन के सारे जीन मिलकर एक जीन पूल बनाते हैं, एक जीन पूल कहलाते हैं। हर एक सदस्य जीन पूल का हिस्सा है। जैसे हम क्या हैं, हम इंडिविजुअल हैं, लेकिन हम भी मनुष्यों के जीन पूल का हिस्सा हैं। जीन पूल से हम जीन लेते हैं और मरते समय जीन पूल में ही संतान के रूप में अपना योगदान देके चले जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है सिबलिंग्स। एक ही माता पिता की संतान सिबलिंग्स कहलाते हैं। जेनेटिक्स की टर्म है ये, और दूसरे लोग प्रयोग में लेते हैं। जैसे एक शब्द है सिबलिंग राइवलरी, सगे भाई बहनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है वो सिबलिंग राइवलरी कहलाती है। कई बार दुश्मनी भी होती है, जैसे राज सत्ता के लिए भाइयों में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सिबलिंग राइवलरी है। दूसरा है फिर इनब्रीडिंग, क्लोज ब्लड रिलेशंस में, जैसे चचेरे भाई बहनों में शादी हो जाए उसको अपन इनब्रीडिंग कहते हैं। क्लोज रिलेशंस के बीच में शादियां होना इनब्रीडिंग कहलाता है, और न होना आउटब्रीडिंग कहलाता है। इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। नेक्स्ट है संकर ओज, हाइब्रिड विगर। विगर कहते हैं शक्ति को, एक्टिविटी को, एक्टिवनेस को, और हाइब्रिड कहते हैं संकर को। संकर दो नस्लों के बीच में क्रॉस करवाने से जो संतान उत्पन्न होती है वो संकर कहलाती है। और इस संकर संतान का विगर, उसका जो ओज है, उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो दोनों नस्लों से ज़्यादा होती है। ये संकर ओज कहलाती है। यानी हाइब्रिड ज़्यादा पावरफुल है बजाय किसके, दोनों जनकों के। एक थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्म है लेकिन इसको यहाँ समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। आइसो एलील, एलील तो अपन समझते हैं, विकल्प है, फिनोटाइप का विकल्प है कि पौधा लंबा है या बौना है, ये जो विकल्प है वो एलील है। लेकिन जैसे ब्लड ग्रुप में बात करें अपन, तो ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ओ है या ए बी है, विकल्प 4 हो गए। इस घटना को तो कहते हैं मल्टीपल एलील। तो यहां पर एक नाम और दे सकते हैं, वो मल्टीपल एलील। ये तो कहलाते हैं मल्टीपल एलील। विकल्प 4 है, 2 नहीं है, विकल्प 4 है। अब आइसोलील को समझे अपन। एलील तो वो हैं जो फिनोटाइप में दिखते हैं, जैसे लंबा पौधा बौना पौधा है तो अलग से पहचाने जाते हैं कि ये लंबा है, ये पौधा है। मनुष्य तो सारे एक ही तरह के दिखते हैं, चाहे ब्लड ग्रुप कैसा ही हो। तो खास परीक्षण से पता लगता है इनका ब्लड ग्रुप का, तो हमारे को खास परीक्षण से पता लगता है। तो ये जो एलील हैं वो आइसोलील कहलाते हैं। दिखने में सारे समान हैं, एलील है लेकिन दिखने में सारे समान हैं, आइसोलील। और ब्लड ग्रुप उसका एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार अपन ने ये पहला पार्ट पूरा कर लिया है, टर्म्स का पहला पार्ट पूरा कर लिया है, और मुझे विश्वास है कि आप इसको ठीक से समझ गए हैं और हर प्रश्न का जवाब देने के लिए आप तैयार हैं। और यदि कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, मैं फिर समझाऊंगा उसको। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मेंडल के नियमों को। लेकिन चलते चलते आपको एक बात याद दिला दूं, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरा वीडियो जल्दी से मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।